ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसकी मदर को एक किलर मार देता है, जिससे उसके फादर ट्रोमा में चले जाते हैं और एक दिन ड्राइविंग करते समय उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके फादर की डेथ हो जाती है, पर वो बच जाता है और कोमा में चला जाता है। लेकिन कोमा में जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ वो 15 साल स्पेंड करता है और अपनी मदर के किलर को ढूंढने के लिए बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है। लेकिन तभी एक दिन उसे होश आ जाता है और उसे पता चलता है रियल वर्ल्ड में केवल एक मंथी हुआ होता है और उसके पास वो सारा नॉलेज होता है जो उसने कोमा में हासिल किया होता है। कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से, जहाँ हम हमारे मेन कैरेक्टर ली सिन हयाको को देखते हैं जो कि पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जो उससे कहता है, ली तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया। ली कहता है 180 महीने, लगभग 15 साल। क्या इतना ज्यादा समय हो गया है? लगता है वो समय आ गया है। ली कहता आपका क्या मतलब है? तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ली कहता आखिर ये आवाज क्या है? ये तो इंसानों की आवाज की तरह लग रही है। जिन्हें सुनकर ली हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है क्या तुमने उन आवाजों को सुना? ओल्ड मैन कहता है क्या तुम्हें याद है जब तुम 15 साल पहले पहली बार यहाँ पे आए थे? उस समय केवल तुम एक छोटे बच्चे थे, पर तुम्हारी आंखों में आग थी कुछ जानने की। तुमने मेरे पास आकर कहा कि तुम्हें आंसर खोजना है। उस दिन से लेके आज तक तुमने पागलों की तरह पढ़ाई की, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और न जाने क्या क्या, केवल उस आंसर को जानने के लिए। तुम्हें क्या लगता है उन आंसर के बारे में? क्या तुम्हें वो यहाँ मिले? ली कहता है क्या आपका मतलब वो आंसर? तभी ओल्ड मैन हाथ आगे करते हुए कहता है क्या तुम उसे हाथ मिलाओगे? ली पहले थोड़ा हैरान होता है और फिर हाथ मिला लेता है। ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है इस जर्नी में तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे हुए मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तुम रास्ता खो दोगे, गिर जाओगे, पर याद रखना ये गर्माहट तुम्हारे हाथों में अब भी मौजूद है, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तभी ओल्ड मैन कहता अपनी आंखें खोलो। ली कहता आपका क्या मतलब है? जिस आंसर की तुम्हें तलाश है वो यहाँ नहीं है, अब रियल वर्ल्ड में जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। और तभी ली के सिर में बिजली दौड़ जाती है और उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, जो उसे आंखें खोलने के लिए कह रहा होता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसके सामने कुछ नर्स और डॉक्टर होते हैं। ली उस जगह को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। तभी वो अपने हाथ को देखता है कि मेरा हाथ एक बच्चे की तरह क्यों है। तभी उसे अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन दिखता है, आखिर ये सब क्या है? मैं तो काफी लंबे समय पहले एडल्ट हो चुका हूँ, कुछ समय पहले ही तो मैं प्रोफेसर के साथ था। तभी वो उस डरावनी चेहरे को याद करता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता कि असली दुनिया कौन है? क्या वो सब मेरा एक सपना था? तभी वहाँ एक नए डॉक्टर आ जाते हैं, क्या ये जाग गया? और वो उसे चेक करके कहते हैं तुम तो सच में जाग गए, कितनी अच्छी बात है, क्या तुम ठीक हो? ली कहता हाँ मैं ठीक हूँ, पर उससे पहले मैं यहाँ कितने समय से हूँ? प्रोफेसर और डॉक्टर एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं लगभग 1 महीना, जिस पर डॉक्टर भी हाँ कहते हैं। ली सोचता है क्या मैं पूरे 1 महीने कोमा में था? और कहता है यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, इसका मतलब मेरी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। तभी प्रोफेसर कहते हैं क्या हमारे हयाको को पहले से मेडिकल में इंटरेस्ट था? हयाको हैरान होते कहता हाँ मुझे इस पर काफी दिलचस्पी है, और सोचता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैंने ये सब अपने सपने में सीखा है। फिर तो तुम ये जानने के लिए भी क्यूरियस होगी जब तुम कोमा में थे तो तुम्हारी बॉडी किस तरह काम कर रही थी? और हयाको हाँ कहता है। प्रोफेसर कहते ये काफी अजीब केस था, इसलिए मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस था। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जब तुम यहाँ आए तो तुम्हारी ब्रेन वेव नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें बदलाव होने लगा। पहले 10 दिन थीटा वेव दिखाई दी, जिसके अगले दिन थीटा वेव कम हो गई और ज्यादातर बीटा वेव ही दिखाई दी, और लास्ट 10 दिनों में अल्फा वेव दिखाई दी, जिसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब है? हयाको कहता है थीटा वेव एक छोटे बच्चे की सोचने और चीजें इमेजिनेशन करने से बनती हैं। बीटा वेव एक टीनेजर की पढ़ाई करते समय और प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय दिखती हैं, और लास्ट अल्फा वेव जो कि एक एडल्ट में दिखती हैं, जो उनकी काम करने की एबिलिटी और फोकस को बढ़ाती हैं। इतना कहती है अचानक ली कुछ याद करता है और उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? और उसने जवाब दिया था लगभग 15 साल। जिन चीजों को वो आपस में जोड़ने लगता है, जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट बनता है, वैसे उसके दिमाग की ब्रेन वेव भी डेवलप हुई है, और उसके लिए 1 महीना समय 15 साल के बराबर था। जो सुन के प्रोफेसर एक्साइटेड हो जाता कि एक बच्चे को इन्हें सब कैसे पता है, और नर्स उन्हें शांत करने लगती है। डॉक्टर शांत हो जाइए, पेशेंट को डरा रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं माफ करना, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद हम ली को वॉशरूम में शीशे के सामने देखते हैं। वो थोड़ी राहत महसूस कर रहा होता है, आखिरकार मुझे याद आ गया मैं कोमा में कैसे गया था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसके चेहरे की हालत काफी बुरी होती है। तभी उसका फादर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है कमीने जल्दी कर मेरे साथ चल। और ली कह रहा होता है डैड आपको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, और उसका डैड उसी को चिल्लाने लगता है कमीने तू मुझे सिखाएगा, शांति से बैठ जा। और वो लोग जाने लगते हैं। ली कहता है डैड आराम से चलाइए, रोड काफी स्लिपरी है। उसका डैड कहता है कमीने अपना मुंह बंद रख, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, साफ साफ कहना कि उसने तुम्हारी माँ को मारा है, समझ गए ना? और ली शांत हो जाता है। तभी ली चिल्लाते हुए कहता है डैड सामने देखिए। जहाँ उनकी कार के सामने एक बंदा आ गया होता है, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और उनकी कार ऊंचाई से गिर के बहुत बुरी तरह क्रैश कर जाती है, जिसमें आखिर में उसके डैड मारे जाते हैं। लेकिन ली बच जाता है और 1 महीने के लिए कोमा में चला जाता है। ली सोचता है क्या वो सिर्फ एक सपना था? मेरा बड़ा रूप, वो सभी नॉलेज, क्या वो सभी एक सपना था? तभी उसे एक आवाज आती है क्या सिर दर्द है? डॉक्टर कुछ बकवास कर रहा था कि मेरा एमी गडाला छोटा है और मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल से कम है, शायद एक कमीने मुझसे पैसा निकलवाना चाहते हैं। एक छोटे से एक्सीडेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। खैर मुझे आज छुट्टी मिलने वाली है, इस समय मेरा घर जाना थोड़ा मुश्किल है, मेरा सामान पैक करके मुझे कार से बाहर लेने आओ। हाँ कमीने बाद में मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ ली शांति से कुछ सोच रहा होता है। उसे पता होता है छोटे एमी गडाला और लो हार्ट रेट का क्या मतलब है, और वो याद करने लगता है एमी गडाला सिंपैथी, गिल्ट और कॉन्शियसनेस है। दूसरे शब्दों में ये दिमाग का
वो हिस्सा है जो कि इमोशन को कंट्रोल करता है। डॉक्टर कहते तो क्या तुम्हें पता है छोटे एमिगडाला का क्या मतलब है? ली कहता है इसका मतलब ऐसे इंसान में नॉर्मल लोगों से कम इमोशन होते हैं। डॉक्टर कहते हो नॉर्मल से कम हार्ट रेट का क्या मतलब है? ली कहता तो उसे डर बहुत कम महसूस होगा, वो इंसान बोरियत और उदासी से भर जाएगा और वो जिंदगी में किक की तलाश करेगा। ओल्डमैन कहता तुमने सही कहा, वो ऐसी चीज की तलाश करेगा जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, जिससे उसे अच्छा लगे, जैसे कि मर्डर। तभी बाथरूम का गेट खुलता है और उससे एक बंदा बाहर निकलता है जिसे ली बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। वो बंदा ली को देख के कहता है क्या तुम्हारा इस समय घूमना ठीक है? क्या तुम्हें पता नहीं है हम दोनों एक ही रूम में हैं, तुम इस समय काफी पॉपुलर चल रहे हो। बातें चल रही है एक बच्चा जो कि 1 महीने कोमा में था जाग गया है। ली थोड़ा सोचता है और उसके हाथ में लगी चोट की तरफ इशारा कहता है, जिसे देख के वो बंदा भी कुछ सोचने लगता है और फिर अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस एक चाकू से चोट लग गई है। ली कहता है तो ऐसी बात है, मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएं। वो बंदा कहता है शुक्रिया, तुम्हें भी जागने के लिए कांग्रेचुलेशन। मैं तुम्हें याद के तौर पर सिगरेट देना चाहता हूँ लेकिन माफ करना मेरे पास एक ही है, जिसे वो वहाँ फेंक के जाने लगता है। तो अब अपने काम से काम रख बच्चे, जिसे जाता देख ली कुछ सोचता है और फिर काउंटर के पास आ जाता है जहाँ एक नर्स काम कर रही होती है। ली कहता है नर्स। नर्स कहती है सिन्हा को तुम यहाँ, क्या तुम्हें कोई काम है? ली कहता है वो मैं इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ समय के लिए आपका फोन ले सकता हूँ? नर्स कहती है जरूर, तुम जानना चाहते हो कि 1 महीने में दुनिया कितनी बदल गई? और वो फोन उसे दे देती है जिस पर ली को सर्च करने लगता है। तभी उसे एक आर्टिकल मिलता है जिस पर लिखा होता है 3 दिन पहले एक 20 साल की महिला पे चाकू से हमला हुआ। जो देख के ली आंखें बंद करके उस सीन को इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़की अकेले कहीं जा रही होती है। तभी उस पर कोई चाकू से हमला करता है, जिसकी चाकू लड़की के दाहिने पेट से बाईं छाती तक घुस जाती है, जिससे ली को पता चल जाता है किलर बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है, मतलब वो लेफ्ट हैंडेड है। और वो आर्टिकल की और उस बंदे की बातों को आपस में कनेक्ट करने लगता है। जहाँ उस बंदे ने कहा होता है वो 3 दिन से यहीं डला है और वो सोचने लगता है 3 दिन पहले इसके 99% चांस है कि उस व्यक्ति ने हाल ही में मर्डर करने की कोशिश की है। जिसके बाद वो नर्स को फोन वापस कर देता है, आपका धन्यवाद, मेरा काम पूरा हो गया। नर्स कहते अगर तुम्हें दोबारा किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। तभी ली सोचने लगता है मुझे आश्चर्य है, क्या मैंने जो भी सपने में सीखा वो सब सच है? क्या ये सच में काम करेगा? और फोन बूथ की तरफ देखते हुए कहता है बचा हुआ 1% मैं इसे खुद ही बाहर लाऊंगा। और वो उस बंदे की बची हुई सिगरेट को निकाल के देखने लगता है जिसे उसने उठा ली होती है। जिसके बाद वो फोन बूथ के अंदर आ जाता है और कहता है लेकिन क्यों, मुझे हंसने का मन क्यों कर रहा है? और हम देखते हैं वो काफी क्रीपी से स्माइल कर रहा होता है। जिसका बाद हम बुसान पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ सेंजोन नाम के बंदे का बॉस उसे डांट रहा होता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमसे 16 साल नीचे का जूनियर तुमसे पहले प्रमोट होने वाला है और तुम मुझसे छुट्टी मांग रहे हो। एक बार अपना स्कोर देखो, क्या तुम मजाक करने के लिए डिटेक्टिव बने हो? अगर तुमने अपना स्कोर नहीं सुधारा तो अगली बार मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, समझ आया ना? और सेंजन केवल चुपचाप डांट खाता रहता है। जिसके बाद सेंजन बड़ी चिंता में बैठा ही होता है, पर तभी फोन बजने लगता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुम्हें 3 दिन पहले का चाकू वाला केस याद है, वो लड़की जिस पर हमला हुआ था? सेंजन कहता है माफ करना कि तुम्हारा क्या मतलब है? ली कहता अपराधी जोजांग हान है जो डेहान हॉस्पिटल के रूम नंबर 1407 पे है। सुजन कहता आखिर तुम कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हो? यहाँ ली सोच रहा होता है भले ही मैंने अपनी आवाज और टोन बदल ली हो फिर भी मेरी आवाज बहुत ज्यादा नहीं बदली। सबसे बड़ी बात की ऐसी कोई पुलिस अचानक से की गई बातचीत पर काम नहीं करेगी। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो केवल इस केस से जुड़े लोगों को ही पता हो और न्यूज में ना बताई गई हो। और वो कहता है विक्टिम के कपड़ों में अपराधी के खून के निशान पाए गए हैं ना, जो सुन के सुजन हैरान हो जाता है। तभी ली कहता है चाकू मारते समय फिसलने से लगी चोट से अपराधी का खून विक्टिम के कपड़ों में लग गया। अपराधी के बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर पर चोट है। अपराधी ने इस केस से पहले इस एरिया में पहले भी क्राइम किए हैं। ये तो केवल शुरुआत थी पर इसके बहुत चांस है कि आगे चल के वो एक सीरियल किलर बन जाए। जो सुन के सूजन बहुत ही शौक में होता है और उसे बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ ली सोच रहा होता है उन्होंने अभी तक कॉल नहीं काटा, इसका मतलब उन्हें लग रहा है ये कोई फेक कॉल नहीं है। अब मेरे ट्रम्प कार्ड को चलने का समय आ गया है। ली कहता है मेरे पास वो सिगरेट बट है जिसे अपराधी पी रहा था, अगर आप कपड़े से मिले डीएनए और इसकी जांच करें तो आपको एक ठोस सबूत मिल जाएगा। और ली सोचने लगता है मैंने कुछ ऐसी चीजें तैयार कर दी है जिससे कार्रवाई बिना किसी टाइम के शुरू हो जाएगी। ली कहता अपराधी को आज छुट्टी दी जा रही है, अगर आप उसे आज नहीं पकड़ पाए तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी वो अपना दूसरा दाव भी चल देता है, डिटेक्टिव इस मौके को हाथ से मत जाने दो, ये एक सीरियल किलर को पकड़ने का गोल्डन चांस है। जो सुन के सीजन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और ली फोन को काट देता है। यहाँ सीजन अभी भी सोच में पड़ा होता है। तभी उसका जूनियर वहाँ आता है, सीनियर क्या आपने अभी भी खाना नहीं खाया, क्या आपको दोबारा टीम लीडर से डांट पड़ी है? तभी सीजन कहता है क्या उस महिला के केस की डीएनए रिपोर्ट आ गई? उसका जूनियर कहता है शायद मुझे लगता है वो आ जाने वाली है। जो सुन के सूजन दोबारा सोचना पड़ जाता है और तभी वो अपना मन बना लेता है और वहाँ से भागने लगता है। उनसे कहो वो अभी नेशनल फॉरेंसिक सर्विस जाके उसकी जांच करा, तुम मेरे साथ आओ। जूनियर कहता आखिर आपका क्या मतलब, और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जिसका हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ ली उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें डिटेक्टिव होता है और वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। जिन्हें देख के ली स्माइल कर रहा होता है। सूजन एक नर्स से कहता है ये पुलिस है, क्या कमरा नंबर 1407 में जोजांग नाम का कोई पेशेंट है? नर्स कहती है माफ कीजिएगा आखिर ये सब क्या है? हमें 3 दिन पहले रिपोर्ट मिली थी कि मरीज जोजांग एक मर्डर के मामले में शामिल है। जो सुन के नर्स हैरान हो जाती है, 1 मिनट रुकी और वो वहाँ से चली जाती है। तभी ली वहाँ आता है जो कि उन्हें सिगरेट का भर दिखाता है। सूजन कहता बच्चे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ली कहता कुछ साल पहले एक बड़े बच्चे ने मुझसे कहा था कि जब पुलिस ऑफिसर यहाँ आए तो मैं उन्हें ये दे दूं। सूजन कहता कौन सा बड़ा बच्चा, कहाँ पे? और ली एक तरफ इशारा करता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं।
लेकिन इतने सारे लोगों में सुजन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ली से कहता है क्या तुम्हें पता है वो लड़का कहाँ गया, लेकिन ली मना कर देता है। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं। क्या आप पेशेंट जोजंग हान की तलाश कर रहे हैं? मैं उसका डॉक्टर हूँ। जिसके बाद हम रूम नंबर 1407 में देखते हैं जहाँ जोजंग वहाँ से निकलने के लिए अपने कपड़े पहन चुका था। उसने अपने हाथ में लगी चोट को देखा और याद करने लगा किस तरह वो उस लड़की के पीछे गया था और फिर अपने चाकू को उसके पेट पर घोंप दिया था जिससे खून निकलने लगा था। लेकिन वो इससे कुछ नहीं होता, मुझे और गहरा वार करना चाहिए था। इधर सीजन और उसका साथी रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सीजन का साथी कहता है सीनियर क्या सिर्फ एक रिपोर्ट के चक्कर में इमरजेंसी अरेस्ट करना खतरनाक नहीं है? क्या हुआ अगर सिगरेट बट का डीएनए मैच नहीं किया? हम काफी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर 2 दिन के अंदर सबूत नहीं मिले तो हम काफी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। टीम लीडर पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में है। इधर सीजन के दिमाग में कैप्टन की बात घूम रही होती है, अगर इस बार तुमने अपने स्कोर को नहीं सुधारा तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। सीजन कहता है चाहे कुछ भी हो हमें हमारी पूरी कोशिश करनी चाहिए, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, बस मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो तीनों रूम में पहुंच जाते हैं जिन्हें देख के वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये जोजंग का बिस्तर है, लेकिन वो कहाँ गया? तभी एक पेशेंट कहता है वो अपना बैग लेके अभी अभी यहाँ से चला गया, उसने कहा उसे डिस्चार्ज मिल गया है। जो सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है, उसने अभी तक अपने डिस्चार्ज पेपर नहीं भरे हैं। जो सुनकर सीजन और उसका साथी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और सीजन जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ जोजंग बाहर जाते हुए अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। क्या तुम मेरा सारा सामान ले आए हो? मैं बस बाहर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारी कार सफेद कलर की है ना? और कॉल काट के बड़ी ही ईविल स्माइल के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है क्या हॉस्पिटल का बिल भरे बिना ही तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया? और जोजंग हैरान होते हुए पीछे पलटता है जहाँ ली खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख के जोजंग को सुकून मिलता है कि उसके सामने केवल एक बच्चा है। जोजंग कहता है किसने कहा कि मैंने बिल नहीं भरा और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ली कहता मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था, बस एक सवाल करना है। और कहता है जब तुमने उस लड़की के पेट में चाकू मारा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? जो सुन के जोजंग एक पल के लिए वहीं जम गया और हैरानी और शक के साथ उस बच्चे की आंखों में गौर से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये बच्चा असल में कोई आम बच्चा नहीं है। वो ली के करीब आता है और मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम जानना चाहते हो जब चाकू हड्डियों से टकराता है तो उंगलियों में कंपन सी महसूस होती है? तभी ली उसे बीच में ही टोक देता है बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है? सच तो यह है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी सामने से वार करने की, इसीलिए पीछे से हमला किया और भागते हुए कार से टकरा गए। असल में तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ली की बात सुन के जोजंग गुस्से से बहुत ज्यादा तिलमिला उठता है और ली की कॉलर पकड़ लेता है। मेरे सामने ज्यादा मत बोल वरना अच्छा नहीं होगा। तभी ली उसे देख के हंसने लगता है, जो देख के जोजंग को और गुस्सा आ गया और उसने ली को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। शायद तुझे पता नहीं है बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, तू मार खा कर ही सुधरेगा। और उसका हाथ ली की तरफ बढ़ने लगता है पर अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है जो कि डिटेक्टिव सुजैन होता है। तभी सुजैन की नजर जोजंग की चोट लगी उंगली पे जाती है और उसे याद आता है किलर के इंडेक्स फिंगर पे चोट लगी थी। जोजंग कहता कुछ गलत फहमी है, ये बच्चा तो काफी प्यारा है। सेजुन कहता है क्या तुम जोजंग हो? जोजंग कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? सेजुन कहता है ये पुलिस है, तुम्हें इमरजेंसी अरेस्ट किया जाता है। जो सुनकर जोजंग हैरान हो जाता है क्या मुझे मुझे क्यों? तभी सेजुन का साथी भी आ जाता है। सेजुन कहता है तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, अब तुम्हें खुद के लिए एक वकील ढूंढने की जरूरत है। जो सुनकर जोजंग को एहसास हो जाता है उसका राज बाहर आ गया है और वो सेजुन को धक्का देके वहां से भागने लगता है। सेजुन अपने साथी से कहता है जल्दी उस कमीने को पकड़ो, वो हमारे हाथ से ना निकल पाए। यहाँ ली बड़े ही आराम से जोजंग के सामने अपना पैर लगा देता है जिससे वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। जोजंग कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। क्या पुलिस एक पेशेंट के साथ ऐसा करती है? पर वो लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते, शांत हो जाओ। तभी सेजुन की नीचे ली पे जाती है। सेजुन कहता है इसे कार में बैठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसका साथी कहता है सीनियर माफ करना, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी सेजुन ली के पास आ जाता है। सेजुन कहता है तुम्हें पहले वाली लड़की के बारे में याद है ना? ली हाँ करता है, बहुत अच्छी बात है। जिस लड़के ने तुम्हें ये दिया क्या उसने कुछ और भी कहा था? तभी प्रोफेसर वहाँ पे आ जाते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं इस पेशेंट का डॉक्टर हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? सेजुन कहता हम पुलिस से हैं, हम एक इन्फॉर्मेशन के चलते यहाँ पे आए हैं। ऐसा लगता है ये बच्चा इन्फॉर्मेशन देने वाले से मिला है, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। डॉक्टर कहते तो ऐसी बात है, लेकिन ये बच्चा हाल ही में कोमा से जागा है इसीलिए ठीक नहीं है। ली कहता है डॉक्टर मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते क्या तुम सच में ठीक हो? ली हाँ कहता है। ली कहता है डिटेक्टिव उस बड़े लड़के ने मुझसे कहा था जोजंग हान का एमी गडाला छोटा और हार्ट बीट कम है, उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है और वो अभी डिप्रेस्ड हालत में है। सीजन कहता है डिप्रेस से तुम्हारा क्या मतलब है? ली कहता है ये एक सीरियल किलर की शुरुआती लक्षण है, अपना पहला मर्डर या मर्डर न कर पाने की कोशिश का डिप्रेशन, जब वो इतना जोखिम उठा के क्राइम करते हैं लेकिन अपनी उम्मीद से कम सेटिस्फाई महसूस करते हैं या फिर बुरा महसूस करते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो अपने अगले क्राइम के साथ इस डिप्रेशन पर काबू करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अगला क्राइम केवल एक कोशिश नहीं होती, अगर अगला क्राइम सफल हो जाता है तो वो दूसरा क्राइम करते हैं और फिर एक के बाद एक किसी करते जाते हैं। और क्या आपको ये पता है वो एक सीरियल किलर बन जाते हैं। और ये बातें सुन के सेजुन बहुत हैरान हो रहा होता है, अगर हमने जोजंग हान को अकेला छोड़ दिया होता तो बिना किसी शक के एक और विक्टिम होता। सीजन कहता है तो क्या उस बड़े लड़के ने तुम्हें ये सब बताया था? ली हाँ कहता है, लेकिन सीजन को कुछ अजीब लगता है। तभी डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है अब इसे आराम की जरूरत है, हया को क्या हम तुम्हारी कमरे में वापस चलें? और वो एक नर्स से कह के उसे उसके कमरे में भेज देते हैं। तभी सीजन कहता है डॉक्टर क्या इस बच्चे के पेरेंट्स पुलिस फोर्स में हैं? डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो सब पहले ही मर चुके
चुके हैं। सेजुन कहता तो ऐसी बात है। तभी डॉक्टर कहते हैं अब मैं आपसे माफी चाहता हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सेजुन उस पर शक करने लगता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटा बच्चा किसी गुजरते हुए इंसान की बात को इस तरह याद रखे और इतनी सफाई से बिना किसी गलती के बोल जाए। मैं चाहे इसे किसी भी नजर से देखूं, ऐसा लगता है ये बातें उस बच्चे ने खुद से कही हैं, बिल्कुल एक प्रोफाइलर की तरह। वैसे प्रोफाइलर का आसान भाषा में मतलब जिसके पास सभी जानकारी होती है। जिसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ जोजांग की न्यूज ही चल रही होती है कि कुछ दिन पहले जिस लड़की पे चाकू से हमला किया गया था उसके अपराधी को पकड़ लिया गया है जो कि 20 साल का है। उसका नाम जोजांग खान है और पुलिस को शक है कि उसने और भी क्राइम किए हैं। ये हाल ही सोच रहा होता है मैंने जो भी कोमा में सीखा वो असल में भी काम आया। ये बिल्कुल भी एक आम सपना नहीं था। तभी एक छोटी लड़की उसकी तरफ देखने लगती है। ली को एहसास होता है कि वो उसके स्नैक्स के बैग को देख रही है। ली कहता है क्या तुम्हें चाहिए? वो लड़की हाँ कहती है। ली उसे पूरा का पूरा बैग दे देता है। ली सोचता है काफी अच्छा हो, इन सभी को मैं अकेले नहीं खा पाता। वो लड़की एक चॉकलेट को खाते हुए ली को थैंक यू ओपा कहती है, जो सुनकर ली के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ जाती है और उसे कुछ याद आने लगता है। जहाँ एक घर में एक लड़की खून से लथपथ होती है और उसका नाम बुला रही होती है। तभी एक बंदा कार से उतरता है जो कि उसे देख के हंस रहा होता है। आखिर ये सब क्या है? क्या ये मेरी याद है या फिर दिमाग की झंझनाहट? दिमाग में झंझनाहट का मतलब है मुझे भ्रम हो रहा है या फिर मेमोरी डिसऑर्डर है। ऐसे लक्षण कोमा से जागने के बाद आम हो सकते हैं, लेकिन यदि ये काम झंझनाहट है तो क्या इसके साथ ऐसे हार्ड इमोशन भी हो सकते हैं? क्या क्या मेरी मॉम सच में मर गई? और उसके अंदर बहुत तेजी से इमोशन बहने लगते हैं। तभी उसे एक आवाज आती है, क्या तुम नहीं जानते ये सब तुम्हारी वजह से है? और उसके सामने एक ब्लैक बल्ब होता है जो कि उसकी इमेजिनेशन होती है। तभी उसके पास एक नर्स आ जाती है, क्या कुछ हुआ है? मैंने तुम्हें काफी बार कॉल की लेकिन तुमने आंसर नहीं दिया। ली अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कुछ नहीं, क्या आपको कोई काम है? नर्स कहती हाँ मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। ली कहता आपका क्या मतलब है, हम कहाँ जा रहे हैं? नर्स कहती है प्रोफेसर किम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम ठीक हो ना? ली हाँ कहता है। जिसके बाद वो दोबारा मेरा बुल्ब को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो नर्स के पीछे पीछे जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख के एक नर्स कहती है मुझे याद आया आज सिन्हा आपको डिस्चार्ज होने वाला है ना? उसके साथ की नर्स कहती है तुमने सही कहा, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब उसे आईसीयू में लाया गया था पर अब उसके डिस्चार्ज होने का समय आ गया। मुझे काफी बड़ा झटका लगा था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। उसमें एक्सीडेंट से ज्यादा पिटाई के निशान थे। तुम कह सकते हो उस बच्चे को बहुत परेशान किया गया है। ना जाने उसका पिता क्या सोच रहा था। बच्चे को नशे में गाड़ी चलाते हुए बाहर ले जा रहा था। क्या वो दोनों को एक साथ मारने की कोशिश कर रहा था या फिर कुछ और? कम से कम बच्चा बच गया क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके साथ की नर्स कहती तो क्या पिता ने सीट बेल्ट नहीं पहना था? तुमने सही कहा, उनका कहना था बच्चे के एक्सीडेंट से लगभग आधा साल पहले उसकी माँ की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कितने दुर्भाग्य की बात है, मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर डिस्चार्ज के बाद सिन्हा याकू के साथ क्या होगा? क्या उसे अपने साथ ले जाने वाला कोई है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उससे कोई भी मिलने नहीं आया? साफ उसे किसी ऑर्फनेज या इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाएगा। लेकिन एक किस्मत की बात है ना कि प्रोफेसर किम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, जो सुनकर उसके साथ की नर्स हैरान हो जाती है। क्या क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? इसीलिए तो प्रोफेसर किम ने उसे बुलाया है। प्रोफेसर किम सिंगल है और उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, इसीलिए सिन्हा याकू के लिए ये पूरी तरह से जैकपॉट है। साथ वाली नर्स कहती है बिल्कुल नहीं, ये कोई जैकपॉट नहीं बल्कि एक मेगा बिन है। क्या तुम्हें सच में सोने की चम्मच मिलने वाली है? मुझे उससे जलन हो रही है। यहाँ लियो नर्स प्रोफेसर के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। नर्स नॉक करते हुए कहती है प्रोफेसर में सिन्हा याकू को ले आई और प्रोफेसर उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और सीन जाता है एक लड़की की तरफ जो कि एक बिल्ली को खाना खिला रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है और वो अपना फोन निकाल के उसकी फोटो क्लिक करने लगती है और कोई उसे ये सब करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी उस लड़की के पास एक बंदा आ जाता है। वो लड़की उसे ग्रीट करती है, वो बंदा भी उसे ग्रीट करता है। वो बंदा कहता है बोरा तुम बिल्ली को खाना खिला रही हो, तुम कितनी दयालु हो। तुम्हारी मॉम डैड कहाँ पे हैं? बोरा कहती है डैड अपने काम में और मॉम मार्केट गई हैं। वो बंदा एक ईविल सी स्माइल कहता है तो ऐसी बात है और सोचने लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, मैं इसे जल्दी खत्म कर सकता हूँ, तो क्या मुझे अभी शुरू करना चाहिए? और वो एक बहुत डरावनी सी स्माइल करता है। वो बंदा कहता है तुमने कहा इसका नाम क्रीम है ना? बोरा कहती है हाँ, क्या ये सुंदर नहीं है? मैंने इसका ये नाम रखा है। ये तो काफी अच्छा है कि क्रीम को बोरा मिली। वैसे क्या तुम्हें पता है मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा आया था, लेकिन ऐसा लगता है उसकी कोई माँ नहीं है। वो ठंड से कांप रहा था और बिल्ली का बच्चा सुन के बोरा एक्साइटेड हो जाती है। क्या एक बिल्ली का बच्चा? क्या बोरा उसे लेके उसे पालना चाहती है? मैं उसे नहीं पाल सकता। बोरा कहती क्या सच में? क्या मैं सच में उसे ले सकती हूँ? लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है, अपनी मॉम को इस बारे में मत बताना। और बोरा भी हाँ कहती है, जिसके बाद वो उसके साथ जाने लगती है। बोरा कहती है बिल्ली के बच्चे कमजोर होते हैं, हमें उन्हें गर्म करना होगा वरना वो मर जाएगा। ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी करना होगा। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में ली को देखते हैं, जिसके सामने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी होती है। प्रोफेसर कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने इन सभी को यहाँ रख दिया। वैसे अब तुम कैसे हो? ली कहता हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है, आखिर आज तुम्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है। क्या तुम्हारे पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान है? हायाकू मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे घर में काफी सारे खाली कमरे हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहोगे? पर ली शायद कुछ समझ नहीं पाता। मेरा मतलब अगर तुम मेरे बेटे बन जाओ तो मैं तुम्हारी स्कूल की हर चीज में मदद कर सकता हूँ और हायाकू जो भी ड्रीम या करियर हासिल करना चाहता है मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुन के हायाकू सोचने लगता है ये काफी अच्छा आइडिया है। यदि मुझे इस तरह डिस्चार्ज किया गया तो एक अनाथ होने के कारण मुझे कोई भी कानूनी अधिकार नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए अकेले रहना लगभग नामुमकिन होगा और न ही मेरे पास किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। आखिर में मुझे एक ऑर्फनेज
टाइटैनिक जैसी जगह में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना काफी अच्छा आइडिया है। खैर वो चीज काश मेरी आंखों के सामने ना होती। और हम देखते हैं उसके सामने उसके मरे हुए डैड होते हैं जो कहते हैं मुझे इस तरह बना के क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैर फैला के आराम कर सकते हो। ली सोचता है इल्यूसिनेशन। लंबे कोमा से जागने के बाद ब्रेन की एक्टिव होने वाली प्रक्रिया के दौरान होने वाली यादों का भ्रम। सीधी सी बात है वो काफी लंबे समय में कोमा में था, इसीलिए उसका दिमाग थोड़ा सुन्न हो गया था। और अब चूंकि वो जाग चुका है तो उसका दिमाग खुद को प्रिपेयर कर रहा है, जिसके प्रिपेयर होने के दौरान उसे चीजों का भ्रम हो रहा है। पर वो सोचने लगता है लेकिन क्या ये सच में इल्यूसिनेशन है, क्या होगा अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है जिसे मैं याद नहीं कर पा रहा। तभी प्रोफेसर कहते हैं सिन्हा को इसके बारे में क्या ख्याल है, मेरे साथ एक साथ रहना तुम क्या सोचते हो। ली कहता है प्रोफेसर मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्रोफेसर कहते हैं जरूर तुम्हें क्या चाहिए। ली कहता है क्या आप मेरे लीगल गार्जियन बन सकते हैं। प्रोफेसर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं क्या लीगल गार्जियन। प्रोफेसर मैं सचमुच आपके प्रपोजल का आभारी हूँ। अगर मैं आपका एडॉप्टेड सन बन जाऊँ तो मैं पहले से भी कहीं ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीऊंगा, लेकिन मेरा कुछ काम है जो मुझे घर जाके करना होगा। मेरे पास अभी भी कुछ अनसुलझा होमवर्क है। प्रोफेसर कहते हैं होमवर्क से तुम्हारा क्या मतलब है। मुझे नहीं लगता मेरे मदर फादर की डेथ एक काम घटना थी। प्रोफेसर कहते तुम्हारा क्या मतलब है, खैर तुम अकेले रह सकते हो। प्रोफेसर मैं आपके साथ अपने रिश्ते को जारी रखने की आशा करता हूँ। खैर अगर मैं अपने होमवर्क को सॉल्व किए बिना आपके साथ रहूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है मैं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ। उसका फादर कहता आखिरकार अब तुम्हें समझ आ रहा है तुम किस तरह के इंसान हो। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, एक ऐसा इंसान जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तभी ली उठता है और प्रोफेसर के सामने झुकते हुए प्लीज कहता है और सोचने लगता है अगर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और मेरे काम में कई रोक लग जाएंगे। लेकिन प्रपोजल को मना करना और एक नाबालिग के रूप में समाज में रहना लगभग नामुमकिन है। एक लीगल गार्जियन होना अच्छा फैसला है जिससे दोनों चीजें आसान हो जाएंगे। यह प्रोफेसर सोच रहे होते क्या इस उम्र के बच्चे इस तरह की बातों के बारे में सोचते हैं, क्या इसे अकेले रहने से डर नहीं लगता। और मैं नहीं जानता कैसे बच्चे को कैसे समझाया जाए जो कि इतनी जिम्मेदारी भरी बातें करता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं सीन हया को मैं इसके बारे में चाहे जैसे भी सोचूं मैं इसे सहमत नहीं हो सकता, तो मैं अकेले घर भेजना। लेकिन सिन्हा को तुम बाकी बच्चों से काफी अलग हो इसलिए मैं तुम पे एक बार भरोसा करता हूँ, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा लीगल गार्जियन बनूंगा। जो सुन के हया को खुश हो जाता है और थैंक यू कहता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं लेकिन मेरी एक कंडीशन है और वो उसे एक फोन देते हैं, लो इसे लो। हया को कहता है ये तो मैं मुझसे हर रोज बात करनी पड़ेगी कि तुम कैसा कर रहे हो, यही शर्त है। असल में मैंने इसे तुम्हारे डिस्चार्ज गिफ्ट के रूप में तैयार किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हें ये इस तरह देना होगा। उसके पीछे की तरफ देखो और हम देखते हैं उसके पीछे एक क्रेडिट कार्ड होता है। हर महीने 3 लाख बॉन्ड जमा किए जाएंगे, अगर ये काफी ना हो तो मुझसे बात करना। और ली प्रोफेसर को इन्हें सब कहते हुए देख के हैरान हो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं ली हया को तुमने पहले कहा था कि तुम आशा कहते हो कि हमारा रिश्ता जारी रहे, है ना। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ, मैं भी इस रिश्ते को जारी रखना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ली हया को ये नहीं सोचेगा कि वो अकेला है और किसी भी समय मुझ पर भरोसा और निर्भर रहेगा। और क्या तुम मुझे रोज कॉल नहीं करोगे या फिर केवल पैसों के लिए कॉल करोगे। अगर चीजें इस तरह है तो आगे चल के ब्याज देने के लिए तैयार रहना। ली कहता है प्रोफेसर आपका धन्यवाद, मैं जरूर आपका कर्ज चुकाऊंगा। प्रोफेसर कहते हैं क्या हम हाथ मिलाएं, और वो लोग हाथ मिला के एक नए रिश्ते की शुरुआत कहते हैं। प्रोफेसर कहते हैं बहुत गर्म, जो सुन के ली को उसके सपने वाले प्रोफेसर की याद आ जाती है। प्रोफेसर कहते हैं खाना खाना मत भूलना और हेल्दी रहना। जिसके बाद वो एक बस से अपने घर आ जाता है जहाँ उसके पास बहुत सारे स्नैक्स होते हैं जो कि उसे नर्स ने दिए होते हैं। ली कहता है मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉफी की आशा कर रहा था। तभी उसे आवाज आती है, एक लेडी बोरा बोरा चिल्ला रही होती है। तभी वो ली को देखते तुम तो ली सिन हयाकू होना। और ली भी हाँ कहता है। वो लेडी उसे पकड़ के कहती क्या तुमने कहीं बोरा बोरा को देखा है। हयाकू हैरानी के साथ कहता है बोरा। तभी उसके दिमाग में फिर से बिजली दौड़ जाती है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो लेडी उससे कह रही होती है तुम्हें भूख लगी थी ना, जल्दी से ठंडा होने से पहले इसे खा लो। और हम ली को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। वो तुम्हारा कमीना पिता अपने ही बेटे को रोज मारता है, कम से कम उसे अपने बेटे को भूखा तो नहीं मरने देना चाहिए। वो पिता है या फिर कुत्ता, बच्चा कितना भूखा होगा, कितना कमजोर हो गया है। तभी बोरा अपना खाना उसे दे देती है, इसे भी खा लो। ली थैंक यू कहता है। यहाँ उसकी मॉम कह रही होती है क्या तुमने बोरा को देखा है। ली कहता है क्या आप बोरा को ढूंढ रही हैं। बोरा कब बाहर गई थी और किस लिए गई थी। उसकी मॉम कहती है लगभग 4:30 बजे। उसने कहा था वो थोड़ी देर बाहर जाके क्रीम को खिलाएगी। ली कहता है ये क्रीम कौन है। हाँ वो एक आवारा बिल्ली है जिसे बोरा बहुत पसंद करती है। वो उसे कहाँ खिलाती है, क्या वो उसे खाना देने के लिए उसे सीधे ही ढूंढती है। नहीं वो उसे घर के सामने खाना खिलाती थी। बिल्ली हर दिन उसी समय आती थी, इसीलिए जब मैंने उसे फोन किया तो वो तुरंत आ गई। लेकिन जब मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट में थी। हया को कहता क्या वो आपका फोन नहीं उठा रही है। लेडी कहते हैं उसका फोन बंद आ रहा है। ली सोचता है बोरा इन दिनों अपने फोन को अपने शरीर के हिस्से की तरह अपने साथ रखती है, क्योंकि बच्चों को बिल्लियों की तस्वीर लेना और उन्हें दोस्तों के साथ बांटने की जरूरत होती है। उसके साथ उसके डेली लाइफ से कुछ अलग हुआ है। तभी वो लेडी कहती तुमने बोरा को नहीं देखा ना, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। और वो
जाने लगते हैं, लेकिन हयाको उसे रोक लेता है। मैम आपको पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। जो सुन के बोरा की मॉम हैरान हो जाते हैं, क्या एक रिपोर्ट? ली कहता बोरा, जो आमतौर पर बुलाने पर तुरंत आ जाती है, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो लेडी कहती है लेकिन क्या इस तरह रिपोर्ट करना सही होगा? हयाको कहता है ये किडनैपिंग का केस भी हो सकता है, यदि ऐसा है तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। 75% किडनैपिंग के केस में किडनैपिंग के 3 घंटे के अंदर ही मर्डर हो जाते हैं। और मर्डर सुन के बोरा की मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले रिपोर्ट कीजिए, जिसके बाद हम साथ में मिलकर उसे ढूंढेंगे। और वो घबराते हुए पुलिस को कॉल कर देती है। मेरी बेटी बाहर गई थी और अभी तक नहीं आई। पुलिस वाला कहता है मैम थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी बेटी कितने साल की है? वो 9 साल की, उसका नाम जांग बोरा है। क्या वो उसके दोस्तों के साथ खेलने गई थी? आपने उसके दोस्तों से उनके घर पे पता किया? वो केवल बिल्ली को खाना खिलाने गई थी, वो केवल थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। पुलिसमैन कहता है मैम शांत हो जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस उम्र के बच्चे अक्सर खेलने में इतने मगन हो जाते हैं कि कांटेक्ट करना भूल जाते हैं। जो सुन के हयाको को समझ आ जाता है पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेगी और वो अपने स्नैक्स के बैग को रख के किसी को कॉल करने लगता है। हयाको तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल किया, क्या तुम घर सेफली पहुंच गए हो? हयाको कहता है प्रोफेसर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है मेरी फ्रेंड किडनैप हो गई है। खैर हमने भले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, फिर भी उन्होंने इसे काम घटना मान के जांच नहीं की। क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं प्रोफेसर? ली सोचता है एक 50 साल का इंसान जो कि हॉस्पिटल में प्रोफेसर की पोजीशन में है, उसके जरूर बहुत सारे बड़े लोगों से कनेक्शन होंगे, इसमें पुलिस ऑफिसर और हाई लेवल के सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, वहाँ का पता क्या है? और वो अलग अलग पॉसिबिलिटी को सोचने लगता है। चांस कम है लेकिन हो सकता है किस्मत से आज उसकी किसी दोस्त से मुलाकात हो गई और वो उसके घर चली गई हो, और हो सकता है संयोग बस उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई हो। लेकिन तब भी बुरा डेली 4:30 बजे बिल्ली को खाना खिलाने का रूटीन फॉलो करती है। कम बैटरी के उसका घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल है। इसके अलावा इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा भी नहीं है। ये क्राइम करने के लिए सबसे सही जगह है, इसीलिए यहाँ क्राइम होने के बहुत ज्यादा चांस है, खासकर उस जगह जहाँ पहले भी क्राइम हो चुका हो। हाँ, वो जगह जहाँ पहले भी क्राइम हुआ हो। और वो आसपास के एरिया को देखने लगता है, तभी वो वहाँ से जाने लगता है। बोरा की मॉम, मैं उसे घर के आसपास देखता हूँ और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी उसे वो दिन याद आता है जब बोरा ने उसे स्कूल न जाने के लिए टोका था। बोरा कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं आए, टीचर तुम्हें पूछ रही थे। और हयाको उसके हाथ को दूर कर देता है, मुझे अकेला छोड़ दो। बोरा कहती है हयाको तुम्हारा चेहरा, और हम देखते हैं उसका चेहरा छोटों से भरा होता है। तभी उसका पेट भी आवाज करने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर बोरा से पकड़ लेती है, मेरे घर चलना चाहते हो? हयाको कहता है घर किस लिए, चलो एक साथ खाना खाते हैं। ली कहता है मैं पहुंचने वाला हूँ, बस जिंदा रहना। जिसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ कैट फूड बिखरा होता है। वहीं बोरा का फोन भी टूटा डला होता है और वो भी वहीं होती है, और वो बंदा भी वहीं होता है जो कि उसे लाया होता है, और उसे देख के बड़ी ही क्रिपी स्माइल कर रहा होता है। यहाँ ली बोरा के घर के पास पहुंच गया होता है। ली कहते हैं सड़क में कार नहीं आ सकती, इसलिए कार से किडनैपिंग करना मुश्किल है। मतलब क्राइम करने वाला एक ऐसा इंसान है जो कि इलाके में आसानी से घूम फिर सकता है, जैसे कि एक पड़ोसी। बिल्ली के खाने के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसकी काफी हाई चांस है कि बोरा उसके साथ अपनी इच्छा से गई है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बोरा को जानता है। काफी ज्यादा चांस है कि वो आदमी अकेला रहता है और बोरा के घर के आसपास रहता है, उसके साथ कोई रूममेट या परिवार वाला नहीं है। शायद वो बेरोजगार है या फिर कभी कभी छोटे मोटे काम करता है। चांस है कि वो हैंडसम और चार्मिंग नहीं है जो उसकी एज की औरतों को पसंद आए। एक ऐसा इंसान जो इन शर्तों पर खरा उतरता है। तभी वो अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ उसके फादर ने शराब की बोतल सीधे उसके सिर पे मार दी होती है। यहाँ बोतल सिल्ली के सिर पे चोट लग जाती है जिससे खून निकलने लगता है। तू कचड़े के टुकड़े, तू इन्हें जल्दी वापस आ गया, क्या तू उस कमीने को नहीं ढूंढेगा जिसने तेरी माँ को मारा है? जा अड़ोस पड़ोस की जांच कर, बिल्कुल एक जासूस की तरह। और ली अपने चोट को पकड़ते हुए दोबारा वहाँ से चला जाता है और वो दोबारा कुछ समय के बाद वापस आ जाता है। उसका फादर शराब पीते हुए कहता है तू बेकार कमीने, तूने जन्म ही क्यों लिया? जिसके बाद हम दोबारा ली को देखते हैं जिसके सिर में चोट का निशान आज भी होता है, मेरे फादर के वॉयलेशन के कारण। मुझे पता है कौन पड़ोसी कहाँ रहता है, क्या करता है और भी किसके करीब है, और वो सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करने लगता है। एक जाना पहचाना पड़ोसी, बेरोजगार और जिन्हें लड़कियां पसंद नहीं करती। तभी उसके दिमाग में दो बंदे आते हैं, ये दोनों आदमी, इन दोनों में से बोरा के सबसे करीब रहने वाला जुनताई, और वो उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। जुनताई 35 साल अकेला रहता है, मजदूरी करता है और शराब पीना पसंद करता है। मैंने उसे अपने फादर के साथ ड्रिंक करते हुए काफी बार देखा था। जिसके बाद वो उसके घर के पास पहुंच जाता है और गेट को खोलने लगता है, लेकिन वो लॉक होता है। और यहीं पर वो सारी चीजें होती हैं जो कि हमें पहले दिखाई गई थी, बिखरा हुआ कैट फूड, टूटा हुआ मोबाइल, बोरा और क्रीपी स्माइल के साथ वही बंदा जो कि बोरा के साथ कुछ करने का प्लान बना रहा होता है। तभी उसे गेट में खटखटाने की आवाज आती है। अब आखिर ये कौन है? ली को ऐसा कुछ होने की आशा पहले से थी, इसीलिए वो जोरों से गेट को पीटने लगता है जिससे जुनताई का ध्यान भटक जाए। वो लगातार उसे जोरों से जुन जुन कह के पुकार रहा होता है और जानबूझकर बच्चे जैसी आवाज निकाल रहा होता है जिससे जुनताई सावधान न हो पाए। तभी जुनताई गुस्से से गाली देने लगता है, कौन कमीना है? ली समझ जाता है उसकी चाल काम करने लगी है। ली कहता, मिस्टर जुन, मैं ली हयाको हूँ, मैंने काफी लंबे समय से आपको नहीं देखा, जल्दी बाहर आइए, मुझे कुछ बात करनी है। जुन कहता, कमीने क्या तुझे मानना है? ठीक है वहीं रुक,
रुक मैं आता हूँ। ली को सामने का डोर धीरे से बंद होने और खुलने का साउंड आता है, जिससे उसे शक हो जाता है अंदर कुछ है जिसे वो छिपाना चाहता है। तभी जुनताई गुस्से में बाहर आ जाता है। तू छोटे कमीने, क्या तुझे ये सब करके मरना है? तू ये सब करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुझे बड़े लोगों का डर नहीं है? ली सोचता है काफी चांस है कि यही अपराधी हो सकता है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन से डिसाइड करूंगा कि जुनताई इसे सुन के कैसा रिएक्ट करता है। और वो कहता है मैं बोरा के साथ खेलना चाहता था, क्या वो अभी भी आपके घर में है? जो सुन के जुन की आंखें एक पल के लिए ऊपर हो जाती हैं और वो लड़खड़ाते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर बोरा यहाँ क्यों होगी? वो यहाँ पे नहीं है। जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ जब तक मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। ली कहता है मैंने उसे आपके साथ जाते हुए देखा था, क्या वो पहले ही घर चली गई है? और वो अंदर देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जुन उसके सामने आ जाता है। तूने अंदर क्या देखा? और हया कोई स्माइल करता है, उसे 100% यकीन हो जाता है कि ये वही है। तभी जुन उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तूने असल में देखा? तभी उन्हें एक सायरन सुनाई देता है और वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो देख के जुन हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई होती है और वो ली की कॉलर को छोड़ देता है और हंसते हुए कहता है ये काफी परेशानी भरा है। बोरा ने मुझसे कहा कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो मेरे यहाँ है। वो अंदर एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रही है। उसकी आंखें बाईं तरफ मुड़ गई। ऐसा अक्सर नहीं होता। ऐसा अक्सर तभी होता है जब एक आदमी ऐसी बात बना रहा हो जो कि हो ही ना। ली हैरानी के साथ कहता है एक बिल्ली का बच्चा? जुन कहता हाँ वो बहुत प्यारा है, क्या तुम अंदर आके उसे देखना चाहते हो? और ली भी हाँ कर देता है। चलो तो फिर अंदर आओ, जल्दी करो अंदर आ जाओ। जिसके अंदर आते ही जुन गेट बंद कर देता और रिविल स्माइल कर रहा होता है और ली ये सारी बातें पहले से ही जानता था। जुन कहता आगे बढ़ो, अंदर चलो, बोरा तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। यहाँ पुलिस भी इलाके में चक्कर मार रही होती है। तभी एक पुलिस वाला कहता है अचानक हमारे कैप्टन को क्या हो गया? ये वही आदमी है जो कहता था इस एरिया में पेट्रोलिंग करना बेकार है। उसके साथ का बंदा कहता है ऐसा लगता है उस पर ऊपर से कोई दबाव है। वो बंदा कहता है ऊपर से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ उन्होंने कहा हेडक्वार्टर ने उनसे कांटेक्ट किया था। क्या हेडक्वार्टर? अचानक से ऐसा क्यों? कौन जानता, हम बस वही कर सकते हैं जो हमें कहा गया है। चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ चलो आसपास नजर मारते हैं और फिर कॉफी पीने चलते हैं। और ये वही समय था जब ली और जुन बात कर रहे होते हैं। यहाँ ली अंदर आते ही खिड़की में कुछ लगा दिखता है। विंडो काली प्लास्टिक से ढकी है। अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर वाले ना देख सके। इसका मतलब बोरा यहीं पे है। जुन कहता तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? तभी ली कहता मिस्टर क्या आप इस बारे में जानते हैं? कहा जाता है हमारी शरीर की ज्यादातर नसें कनपट्टी में जुड़ी होती हैं। अगर वहाँ पे तेज झटका या चोट लग जाए तो इंसान तुरंत बेहोश हो सकता है। क्या तुमने कुछ अजीब कहा था जो तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो? मैं अभी बच्चा हूँ इसीलिए मेरे हाथ कनपट्टी तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद मेरी हाइट भी तुम्हारी बराबर आ गई। और जुन को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती आखिर ये क्या चल रहा है। तभी ली उसका ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ देखने लगता है। जो देख के जुन भी उस तरफ देखने लगता है, जिसका फायदा उठा के ली उसके सिर बोले तो कनपट्टी पे अपने खून से स्ट्राइक कर देता है, जिससे जुन अनबैलेंस होकर गिरने लगता है। जैसी उम्मीद थी, क्योंकि एक बच्चे का शरीर है, एक बार से काम नहीं चलेगा भले ही मेरा निशाना ठीक क्यों ना हो। और वो छलांग लगा के फिर से उसके सेम जगह स्ट्राइक कर देता है और इस बार जुन जमीन पे गिर जाता है। और ली समय न बर्बाद करते हुए गेट खोल के पुलिस को आवाज लगाने लगता है। पुलिसमैन यहाँ कोई गिर गया और वो अपना हाथ यूज करके आवाज करने लगता है और पुलिसमैन भी उसकी आवाज सुन लेते हैं। आखिर आवाज क्या है? वो उस घर से आ रही है। और जैसे ही ली को विश्वास हो जाता है कि पुलिसमैन ने उसे देख लिया, वो सीधा अंदर की तरफ जाने लगता है और आशा करता है कि पूरा सही सलामत हो। लेकिन डोर खोल के वो हैरान हो जाता है। तभी पुलिसमैन भी वहाँ आ जाते हैं। आवाज इसी घर से आई थी ना, तो यहाँ तो सच में कोई गिरा है। हेलो हेलो मिस्टर, ऐसी जगह पे सोना आपके लिए खतरनाक होगा। और वो उसे चेक करने लगते हैं और उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। ये सांस ले रहा है, मुझे लगता है हमें 119 में कॉल करनी चाहिए। तभी उन्हें आवाज आती है पुलिस ऑफिसर अंदर, जल्दी अंदर आइए। जो सुन के वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक पुलिसमैन कहता तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो अंदर जाके देखो। उसके साथ का पुलिस वाला कहता हाँ आपने सही कहा और वो अंदर जाके देखता है। जो देख के वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर ली होता है जिसके सामने बोरा डली होती है। ली कहता आप एक रिपोर्ट के कारण आए हैं ना? जो सुन के पुलिसमैन हैरान हो रहा होता है। हाँ मैं रिपोर्ट मिली थी, इस बच्ची जांगबोरा को किडनैप कर लिया गया था और हम देखते जांगबोरा जिंदा होती है पर डरी हुई होती है। आपने जिस आदमी को बाहर गिरे हुए देखा उस बंदे ने ही इसे किडनैप किया था। जो सुन के पुलिसमैन हैरान हो जाता है। क्या? जुनताई ने बोरा के हाथ पैर को टेप से बांध दिया था और उसे गंदी करना चाहता था। तभी एविडेंस फिंगरप्रिंट डीएनए अभी भी यही है, इसीलिए प्लीज जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाइए। बोरा इस समय बहुत सदमे में है इसीलिए उसे आराम की जरूरत है। मैं बोरा की मॉम को बुलाता हूँ, इसलिए पहले एम्बुलेंस को कॉल करिए। पर पुलिसमैन के लिए बहुत जल्दी था, उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी ली चिल्ला के कहता है जल्दी करो। यहाँ दूसरा पुलिसमैन जो उनकी जांच कर रहा होता है और तभी वो उसकी खुली हुई आंखें देख के डर जाता है। मिस्टर क्या आप बेहोश हैं? तभी ली जोर से कहता है चुनता है और उसके पास आके उसके सिर के पीछे हिट करता है, जिससे उसे दोबारा होश आने लगता है। पुलिसमैन कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? किसी को इस तरह नहीं मारते। ली कहता है ये आदमी इंसान नहीं है। जो सुन के पुलिसमैन हैरान हो जाता है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? जुनताई एक जानवर से ही बदतर किडनैपर है। क्या मैंने सही कहा ना जुनताई? मिस्टर पुलिस ऑफिसर कृपया इस आदमी को गिरफ्तार कर लें। जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। बोरा की मम्मी वहाँ आ जाती है जो उसे देख के उसे गले लगा लेती है। जिन्हें इस तरह एक साथ देख के ली को भी खुशी होती है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ जुनताई के साथ पूछताछ
पूछताछ चल रही होती है। जुनताई कहता है डिटेक्टिव ये बस एक गलतफहमी है, मैं तो बस उस बच्ची को बिल्ली का बच्चा दिखाना चाहता था। सेजुन हाथ पटकते हुए कहता है कमीने, हमारे पास पहले से ही वो टेप है जिसका इस्तेमाल तुमने बोरा को बांधने के लिए किया था, और तेरी उंगलियों के निशान भी बोरा के फोन पे मिले हैं। आखिर तू ये सब क्या बकवास कर रहा है, हमें गवाही भी मिली, अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तो ईमानदारी से सब कुछ मान ले। जुन कहता है क्या गवाही, क्या इसके पीछे वो बच्चा सिन हयाकू है, और छोटे बदमाश ने मेरी कनपटी में चोट मारी और मैं बेहोश हो गया। तभी सेजुन उसकी कॉलर पकड़ लेता है। कमीने, मैंने तेरे साथ इंसान की तरह व्यवहार किया और तू सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहा है। तेरी हाइट के आधे बच्चे ने तेरी कनपटी में चोट मारी और एक छोटे से बच्चे के बाद से तू बेहोश हो गया। क्या इस बात का कोई सेंस है? तू बस एक किडनैपिंग करने वाला कमीना है, बच्चों को छूने वाला किडनैपर। इस दुनिया में कीड़े से भी बदतर है। बोरा को ले जाने के बाद तू क्या करने का प्लान बना रहा था? अगर तूने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया तो मुझे तेरे साथ एक कीड़े की तरह ही व्यवहार करना होगा। अगर तू समझ गया तो जवाब दे। या उसके जूनियर बात कर रहे होते हैं। सीनियर इन दिनों मजाक के मूड में नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, पिछली बार मर्डर करने की कोशिश के केस में और इस बार एक किडनैपिंग का मामला। क्या कोई व्यक्ति इस तरह अचानक से बदल सकता है? खैर, टीम लीडर ने अपनी इज्जत बचा ली और चीजें अच्छे से काम कर रही हैं। हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में बोरा और बाकी लोगों को देखते हैं। बोरा की मम्मी को धन्यवाद कहती हैं। अगर तुम ना होते तो सच में कुछ भयानक हो सकता था। ली कहता नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि बोरा ने बहादुरी से काम किया। तुम इन सभी चीजों को एक बुरे सपने की तरह सोचो और अब से केवल अच्छी चीजों के बारे में सोचो। बोरा कहती तुम्हारा धन्यवाद। ये देख के बोरा की मम्मी काफी शौक होती है। सिन्हा को असल में बड़ा हो गया है, जबकि मैंने ये देखा ही नहीं। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ना तुम पे बहुत प्राउड होता। मुझे अभी याद आया, हाइजन कैसी है? मैंने उसे उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बाद से नहीं देखा। ली हैरान होते हुए कहता हाइजन, तभी उसके दिमाग में फिर से बिजली दौड़ जाती है।